टू इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक आईएएस के टेस्ट नंबर 8वें को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायपालिका विधायिका द्वारा निर्मित तथा कार्यपालिका द्वारा निष्पादित कानूनों की व्याख्या के लिए उत्तरदायी होता है। तो क्या ये वाला कथन क्या है? सही है, बिल्कुल। अब दूसरा देखिए, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से पृथक एक स्वतंत्र निकाय है। दूसरा वाला भी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा? 1 व 2। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से तात्पर्य न्यायाधीशों द्वारा निष्पक्ष तरीके से अर्थात किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त होकर अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्रता है। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ये क्या है? सही है। अब देखिए, भारत में संवैधानिक प्रणाली संसदीय संप्रभुता की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें शक्ति का पृथक्करण को मान्यता नहीं दी गई। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? शक्ति पृथक्करण को क्या है? मान्यता है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत। तो केवल ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न, कथन व कारण के। भारत में संवैधानिक समीक्षा की शक्ति संविधान के माध्यम से केवल सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। ये क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों में निहित है। तो क्या हो जाएगा? कथन क्या है? गलत है। दूसरा देखिए कारण, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा शक्ति को संविधान के मूल ढांचे में स्पष्ट किया। कारण क्या है? बिल्कुल सही है। कथन गलत है और कारण सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए असत्य है किंतु आर सत्य है। आर सत्य है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए चौथा, जनहित याचिका प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह न्यायिक सक्रियता का एक भाग है जो न्यायिक प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक बनाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है। भारत में टी.एन. शेषन को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। दूसरा वाला क्या है? ऑप्शन गलत है। ये कौन थे? पी.एन. भगवत थे। पी.एन. भगवती थे। तो ये ऑप्शन एक केवल इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए पांचवा प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित भारत में संघीय न्यायालय के उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या है? एक सही है। दूसरा देखिए, 26 जनवरी 1949 को इसकी पहली बैठक हुई थी। तो ये 28 जनवरी 1950 को इसकी पहली बैठक हुई थी। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, यह भारत का शीर्ष न्यायालय है और किसी मामले का निर्णय करने वाला अंतिम प्राधिकारी है। तो ये तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें कौन से हो जाएंगे? 1 व 3 इसका क्या हो जाएंगे? पाँचवा का सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब सुमेलित करना है। आइए देखते हैं छठवां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बोला अपीलीय क्षेत्राधिकार किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 132 से क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार संबंधित है, अनुच्छेद 132 से। अब बोल रहा है सलाहकार क्षेत्राधिकार। सलाहकार क्षेत्राधिकार किससे है? अनुच्छेद 143 से। अब देखिए, मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 से और रीट क्षेत्राधिकार किससे है? अनुच्छेद 32 से। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 1 का 3 बी का 1, 1 का 3 बी का 1। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सातवां, इसे भी सुमेलित करना है। अध्याय 1 किससे संबंधित है? अध्याय 1 किससे? संघीय कार्यपालिका से। अध्याय 2 किससे है? अध्याय 2 है संसद से। अध्याय 2 संसद से। अध्याय 3 किससे है? अध्याय 3 है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से। और अध्याय 4 किससे है? संसद की न्यायपालिका से। तो 1 का 3 बी का 4, 1 का 3 बी का 4, 1 का 3 बी का 4। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आठवां प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को विनियमित करने के लिए अधिकृत है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत है। राष्ट्रपति नहीं होता है, संसद होता है।
वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 है। 31 नहीं है, कितनी है? 34 है। तो दूसरा वाला भी क्या है? गलत है। न तो 1 न तो 2, 8वां का न तो 1 न तो 2। अब देखिए 9वां नंबर, भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मूल संविधान में या संशोधनों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। पहला वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। अब देखिए दूसरा, यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से विकसित हुई है। तो दूसरा वाला भी क्या है? ऑप्शन सही है। कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 1 व 2 इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। अब देखिए 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के हेतु राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये कौन सा? 99वां संविधान संशोधन द्वारा इसको 99वें संविधान संशोधन द्वारा इसको किया गया था। तो कौन सा आ जाएगा? 10वां का सी उत्तर। 11वां नंबर प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति हेतु निर्धारित योग्यता है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल सही है। उसे कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी न्यायालय या उत्तरोत्तर 1 से अधिक न्यायालयों का न्यायाधीश होना चाहिए। दूसरा वाला भी क्या है? ऑप्शन सही है। उसे राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होनी चाहिए, न्यायवादी होना चाहिए। तो 1 2 3 इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। 11 के 1 2 व 3। अब देखिए 12वां नंबर, कथन व कारण से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये पहला क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। कारण क्या है इसका? सही है, लेकिन कथन क्या हो जाएगा? गलत है। तो इसका ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 13वां प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके वेतन भत्ते विशेषाधिकार आदि का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति क्या नहीं है, संसद द्वारा किया जाता है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके वेतन व भत्तों में वित्तीय आपात के दौरान भी कटौती नहीं की जा सकती है। वित्तीय आपात के दौरान कटौती की जा सकती है। तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, इसके वेतन पेंशन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो पूछ रहा है उसमें से कितने युग्म सही हैं? तो इसमें से 1 युग्म सही है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के 124 कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति से संबंधित है। तो ये 124 नहीं 126 है। तो क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्यमंत्री और कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। दूसरा वाला क्या है? सही है। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा? 14 का केवल 2 सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, सुमेलित करना है। अनुच्छेद 127 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 127 किससे है? तदर्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अब देखिए, अनुच्छेद 128 किससे है? यह उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति से है। अब देखिए ऑप्शन सी के तीसरा देखिए, अनुच्छेद 129 किससे है? उच्चतम न्यायालय में का अभिलेखीय न्यायालय होना। और डी का क्या हो जाएगा? बचाइए ये लास्ट। तो क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय का स्थान। तो क्या हो जाएगा? ए का 3 बी का 2, ए का 3 बी का 2 और सी का 1। ए का 3 बी का 2 सी का 1। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 15 का। अब देखिए 16वां प्रश्न, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुनिश्चित करने का प्रावधान है। उनके कार्यकाल की सुरक्षा। बिल्कुल सही है। भारत की आकस्मिक निधि से व्यय। दूसरा क्या आ जाएगा? गलत है। निश्चित सेवा शर्तें
सही है। अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति। तो 1, 3 व 4 इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर है 16 का सी। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस या किन संदर्भों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारिता है? 17 नंबर। केंद्र व एक या अधिक राज्यों के मध्य विवाद, यह इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, दूसरा भी सही है। अंतर्राज्यीय जल विवाद नहीं होगा, और वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले नहीं होंगे। तो 3 व 4 इसके गलत हो जाएंगे, तो 1 व 2 इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अब देखिए 18वां नंबर प्रश्न। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18वां का, इसके निर्णय, कार्रवाई और उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में दर्ज किए जाते हैं। इसे अभिलेखी न्यायालय भी कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य है। अब देखिए 2, इनके पास न्यायालय की अवमानना करने के दंडित करने का अधिकार है। ऑप्शन 2 भी क्या है इसका? सही है। तो 1 व 2 इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। अब देखिए 19वां नंबर प्रश्न। मद्रास उच्च न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में सम्मिलित है। इसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में सम्मिलित है। 19वां का, 19 के मद्रास में कौन सा है? पुडुचेरी और तमिलनाडु इसके क्या है? और अंडमान निकोबार द्वीप समूह किससे है? तो क्या है? कोलकाता से। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 व 3 क्या हो जाएंगे इसके? सही उत्तर हो जाएंगे 19 के। अब देखिए 20वां प्रश्न। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसके न्यायाधीश 60 वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर बने रहते हैं। 60 नहीं, ये 62 होगा। तो क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों गलत है। न तो 1 न तो 2 इसके सही हो जाएंगे। तो 20वां का बी। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न। कथन व कारण से संबंधित है। नीचे 2 देखिए, कथन में क्या है? उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति से व्यापक मानी जाती है। तो क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही है, क्योंकि यह मूल अधिकार पर ही रीट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, और इसका क्या है? विधिक पर भी जारी किया जा सकता है उच्च न्यायालय द्वारा। अब देखिए कारण में, सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकार के रक्षार्थ हेतु ही रीट जारी कर सकता है। कारण में वही जो अभी बताएं वही। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? कथन व कारण क्या है? सही है। अब कथन क्या कर रहा है? कारण को स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 22वां नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 231 क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 22वां का। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न। कलकत्ता उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही है। 23वां का पहला वाला क्या ऑप्शन है? सही है। अब देखिए दूसरा, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1866 को, 1866 में नहीं थे, 1862 होता तो ये सही हो जाता। तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो 23 का सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 24वां नंबर प्रश्न। 24वां का देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। बिल्कुल सही है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर ये क्या है? गलत है। तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। तो 24 का केवल एक क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 25वां नंबर प्रश्न। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी मूल रूप से 25वां का, इसकी मूल रूप से वर्ष 1887 में आगरा में स्थापना की गई थी। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 1866 में आगरा में किया गया था, और 69 में कहाँ किया गया? 1869 में कहाँ किया गया? 1869 में कल इलाहाबाद में कर दिया गया। इसको स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया?
इलाहाबाद में। तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा देखिए, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर वाल्टर मॉर्गन थे। तो दूसरा वाला क्या है, इसका कथन है, सही है। तो 25 का केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 26वां नंबर प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न में देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों के कालानुक्रम को व्यवस्थापित कीजिए। तो ये सबसे पहले कौन थे, विलियम कामर पैथराम, और दूसरे पे कौन थे, लुई एडविन कैरसो। हेनरी जॉर्ज रिचर्ड्स तीसरे पे थे, और चौथे कौन थे, मोहम्मद सुलेमान। चारों क्या है, सही सुमेलित है। तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 27वां नंबर, 27वां नंबर, 27वां का देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएंगे, विधु मलिक कौन से हो जाएंगे, पहले नंबर पे। अब देखिए दूसरे पे कौन से हैं, दूसरे पे कौन से हो जाएंगे, दूसरे पे ओएस मुथाम। ओएस मुथाम किस पे है, दूसरे नंबर पे। अब देखिए तीसरे पे कौन से हैं, मनुलाल चुन्नीलाल देसाई, और चौथे पे क्या है, वशिष्ठ भार्गव। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 27वां का सी ऑप्शन सही है। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। 28वां का तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन थे, दीपक मिश्रा। दूसरे पे कौन हो जाएंगे, रंजन गोगोई। और तीसरे पे कौन थे, शरद अरविंद बोखड़े। और चौथे पे क्या थे, एवी रमन। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन थे, दीपक मिश्रा, फिर तीसरे 1 3 2 4, 1 3 2 4। तो कौन सा हो जाएगा, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 29 देखिए, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये मुख्य न्यायाधीश नहीं होता तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन ये क्या है, गलत है। अब देखिए, वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष भी रही है। ये अध्यक्ष नहीं थी, यहाँ पे क्या थी, सदस्य थी। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, न तो 1 न तो 2। अब देखिए 30वां प्रश्न, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति हेतु की आयु कितनी है। तो आयु कितनी है सेवानिवृत्ति के लिए, 65 वर्ष। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 31वां, 31 नंबर प्रश्न देखिए, सबसे पहले बोला है निम्नलिखित न्यायवादों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, ये 1951 में, ठीक है। अब देखिए उसके बाद सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार। तो पहले कौन सा हो जाएगा, शंकर प्रसाद बनाम भारत सरकार, 1951 का मामला है। और ये सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार, ये कौन सा है, 1965 का मामला है। अब देखिए, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, ये कौन सा है, 1967 का मामला है। और ये तो सबको पता ही 1973 का। तो कौन सा हो जाएगा, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 31 का ए सही। 32वां नंबर प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो, ये कौन सा है, 1985 का मामला है। फिर उसके बाद देखिए कि हो तो होल होन बनाम जाचुल्लो, तो ये कौन सा आ जाएगा, 1992 का मामला है। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा आ जाएगा, 1997 का मामला है। और ये क्या है, 2011 का मामला है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका सही, तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन कहाँ है, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। न्यायिक वादों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। 33वां नंबर प्रश्न, 33वां देखिए ये क्या कब का है, 2013 का मामला है, 2013 का। और ये क्या है, 2000
2017 का। और ये क्या है 2000। लिली थॉमस बनाम भारत संघ कब का है 2013 का। न्यायमूर्ति के पुट्टास्वामी कितना है 2017 का। और ये कौन सा आ जाएगा, ये कहा था 18 का, 2018 का। तो 1 2 3 क्या है इसके सही सुमेलित है। 33वां का ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न। 34वां में क्या करना है, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो बेरूबारीवाद कब था 1960। बेरूबारीवाद 1960। गोलकनाथ क्या था 1967। शंकरी प्रसाद 1951। और इन गोपालनवाद कितना था 34वां का। तो कौन सा आ जाएगा, एक गोपालनवाद। एक गोपालनवाद कब से था, तो इसका हो जाएगा 1950। तो क्या हो जाएगा 2 4 1 3। 2 4 1 3 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 35वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकरण संबंधी प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 बी प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है। ये बी नहीं, अगर ये होता तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाता। तो दूसरा वाला गलत है, एक सही है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा 35 का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 36वां नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 बी के तहत अधिकरणों की स्थापना हेतु अधिकृत है भारतीय संसद, दूसरा क्या है राज्य विधानमंडल। दोनों के दोनों क्या है, ऑप्शन सही है। तो 36 का डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 37 नंबर। 37वां में यह भारत का एक सैन्य अधिकरण एवं संवैधानिक निकाय है। जी क्या है, सशस्त्र बल अधिकरण के बारे में पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, इसकी स्थापना सशस्त्र बलों अधिकरण अधिनियम 2007 के तहत की गई थी। दूसरा वाला क्या है इसका है, सही हो जाएगा। और पहला क्या है, गलत। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, 37 का सही हो जाएगा। अब देखिए 38वां नंबर। राष्ट्रीय हरित स्थापना वर्ष। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 2008 में एक सांविधिक निकाय के रूप में हुई थी। तो पहला इसका ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा देखिए, इसकी मुख्य पीठ नई दिल्ली एवं जबकि शेष भोपाल, कोलकाता, चेन्नई और इसकी 4 क्षेत्रीय पीठें स्थापित की गई। तो दूसरा वाला क्या है, इसके सही उत्तर है। तो इसका केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, सही। 38 का ये सही हो जाएगा। अब देखिए 39वां नंबर प्रश्न। ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत स्थापित किया गया। पहला ऑप्शन क्या है, सही है। यह न्यायालय सिविल न्याय प्रक्रिया संहिता 1908 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 का अनुसरण के लिए बाध्य है। तो ये दूसरा वाला क्या बाध्य नहीं है, दूसरा वाला क्या है, गलत है। इन्हें केवल निर्धारित दीवानी के सामान्य माल, दीवानी के साथ फौजदारी भी। तो क्या हो जाएगा, ये तीसरा वैसा ही गलत है। तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए आज का लास्ट प्रश्न 40वां। निम्नलिखित में किस वर्ष पारिवारिक न्यायालय अधिनियम लागू किया गया। तो 1984 में इसे लागू किया गया था।